आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर 4 मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो के अंदर जो मेन हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, किसी डिटरमिनेंट के या फिर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसके ऊपर फिर हम कुछ अपनी एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स भी करेंगे। करीब 4-5 एग्जांपल दिए भी होंगे, एग्जांपल 8, 9, 10, 11 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये एक्सरसाइज 4.3 जो है ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि पुरानी वाली बुक में शायद ये एक्सरसाइज 4.4 है। ठीक, तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्वेश्चन की नंबरिंग होगी और न्यू एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ये 4.3 है। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहले तो हम ये बात थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था मैट्रिक्स। ठीक है, चैप्टर 3 हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, उसमें हमने मैट्रिक्स के कुछ टाइप पढ़े थे। क्यों ठीक हो रहा भाई? उसमें हमने मैट्रिक्स के कुछ टाइप पढ़े थे। तो उसमें टाइप था स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड होता है, तो फिर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड किया इस चैप्टर में, और पिछले चैप्टर में हमने ट्रांसपोज भी फाइंड किए थे। ठीक, इससे पहली इस एक्सरसाइज में 4.1 में हमने 2/2 के और 3/3 के डिटरमिनेंट को सोल्व करना सीखा, राइट है। 4.3 में हम माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। माइनस एंड कोफैक्टर्स हमको हेल्प करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने में, अगले एक्सरसाइज में आएगा। एडजॉइंट हमको हेल्प करेगा ए इनवर्स फाइंड करने में, और ए इनवर्स हमको फाइंड करेगा, बल्कि सारी चीजें हमको हेल्प करेंगी, ए इनवर्स भी, माइनस कोफैक्टर भी, डिटरमिनेंट भी, लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन को सोल्व करने में। तो इस चैप्टर की ना सारी एक्सरसाइज एक दूसरे से कनेक्टेड है एक तरीके से। जितनी भी हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये 4.1 में, 2 में, 3 में, 4 में, इन सबको मिलाकर यूज हम कहाँ करने वाले हैं 4.5 में, जब हम लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सोल्व करेंगे। तो वहां भी हमको माइनर कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी, ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए भी इसलिए हम फाइंड करेंगे अगले एक्सरसाइज के अंदर। तो इसलिए ये सब चीजें हम पार्ट में पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज वाइज, और फिर सबको एक जगह हम यूज कहाँ करने वाले हैं 4.5 में। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। टॉपिक आपको फिर से बता देता हूं एक बार, माइनस पढ़ेंगे, कोफैक्टर्स पढ़ेंगे और इसके 4-5 एग्जांपल्स करेंगे। बहुत ही धैर्य के साथ समझना है, बहुत ही फोकस के साथ इन चीजों को समझना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनर क्या होता है। ठीक, माइनर क्या होता है। तो अगर मैं माइनर की बात करूं तो माइनर इज ए नंबर, माइनर is a number associated with each element of a। तो माइनर क्या होता है, माइनर इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ईच एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर कितना n, ऑफ ऑर्डर n, और जहां पर ये n जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। ठीक, तो ये तो होगी माइनर की डेफिनेशन कि माइनर क्या होता है, किसी डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट से एसोसिएटेड एक नंबर होता है, उसको हम माइनर बोलते हैं। वो नंबर क्या होता है बताऊंगा अभी। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं तो एक एग्जांपल में समझते हैं। तो उस एग्जांपल में ही हमको क्या होगा, बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें क्या लिखी हुई है कि माइनर इज ए नंबर, माइनर एक नंबर होगा जो एसोसिएटेड मतलब संबंधित होगा किससे, विद ईच एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट से, एक डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट से रिलेटेड या एसोसिएटेड यानी कि संबंधित एक नंबर होता है। ठीक, तो समझते हैं एक एग्जांपल में चीजों को। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये कोई डिटरमिनेंट है, मैं पहले ले रहा हूं 2/2 का, 1 4 2 3, राइट है। और आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको 4 बार लिख लेता हूँ, तो 4 बार है ना, थोड़ा सा आपको अच्छे से फील हो जाए, ताकि फिर हम इसको एक बार में करना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल मैंने इसको 4 इसकी मैंने फोर्ट्रेट कर दी, 1 4 2 3 1 4 2 3। तो याद रखना, जितने भी डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर्स फाइंड होते हैं। डिटरमिनेंट के अंदर 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर फाइंड होंगे, क्योंकि हमने पहले क्या कहा है, माइनर इज द नंबर एसोसिएटेड विद ईच एलिमेंट ऑफ ए
डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का माइनर फाइंड होता है। याद रखना, डिटर्मिनेंट का माइनर नहीं होता, समझ रहे हैं ना, माइनर जो होता है वो डिटर्मिनेंट का नहीं होता, माइनर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का होता है। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, ये बात गलत है। माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर किसके होते हैं, डिटर्मिनेंट्स के, एलिमेंट्स के। तो जैसे कि अगर मैं आपको बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश करूं इधर, जैसे कि ये माइनर है, सॉरी जैसे कि डिटर्मिनेंट है, मेरे को इस डिटर्मिनेंट के इन सभी एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करने हैं। तो यूजुअली हम माइनर को डिनोट करते हैं m से। तो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है, 1 1, पता है ना, इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है, 1 1। इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है, 1 2। ये सब बातें मैंने पहले की कर रखी है। इसका एड्रेस क्या होता है, 2 1, और इसका एड्रेस क्या होता है, 2 2। क्लियर है। तो यहां पर मैं माइनर फाइंड करूंगा 1 1 एलिमेंट का, यहां पर मैं माइनर फाइंड करूंगा 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस एलिमेंट का, 2 1 2 1, यहां पर मैं एलिमेंट माइनर फाइंड करूंगा इस एलिमेंट का, 2 2, यहां पर मैं माइनर फाइंड करूंगा इस एलिमेंट का। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट के माइनर फाइंड होते हैं। बहुत इजी तरीका है। जैसे कि मेरे को इस वाले एलिमेंट का M11, M11 मतलब 1 1 वाले एलिमेंट का माइनर, M मतलब माइनर ऑफ 1 1 एलिमेंट, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आने वाले एलिमेंट का माइनर। तो इसका माइनर क्या होगा, इस रो, इसी रो को और इसी कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचा 3, तो 3 होगा इस 1 का माइनर। ऐसे ही 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि ये वाला, तो इसी वाली को रो और इसी वाले की कॉलम डिलीट कर दो, तो क्या बचेगा 2। ऐसे ही 2 1, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड तो रो हो गई, फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा मेरे पास इधर 4, राइट है। 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसी रो को ढको इसी कॉलम को ढको, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1। तो ये जो फाइंड होके आए ना, अभी ये जो फाइंड होके यहाँ पे आए आपके सामने, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, माइनर। ये हमने माइनर फाइंड कर दिए इस डिटर्मिनेंट के। तो अगर मैं कहूं कि इस डिटर्मिनेंट के माइनर्स क्या आ गए, इस डिटर्मिनेंट के माइनर क्या आ गए, जो डिटर्मिनेंट है 1 4 2 3। अगर मैं कहूं कि मान लो कि D इज इक्वल टू कोई डिटर्मिनेंट है 1 4 2 3, तो इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के माइनस क्या हो जाएंगे, इसके माइनस क्या हो जाएंगे रेस्पेक्टिव 3 2 4 1। तो इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के माइनस ये है, ये M11, ये M12, ये M21, ये M22। तो ये तरीका है किसी भी 2x2 के डिटर्मिनेंट के, किसी भी 2x2 के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करने का तरीका। याद रखना, माइनर हमेशा डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के होते हैं, माइनर डिटर्मिनेंट का नहीं होता, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के होते हैं। हर एलिमेंट का डिटर्मिनेंट होता है, हर एलिमेंट का, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। हर एलिमेंट के लिए डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट के लिए माइनर होगा ही होगा, राइट है। अब देखते हैं 3x3 के मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो वैसे अभी इसमें एक बात रह गई है जो मैं आपको भी बताऊंगा, क्योंकि मैं बात को अगर उसको अब बताता ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, उस बात को मैं अब बताऊंगा फील करते हुए। एक नीचे नोट भी लिखवाया मैंने, इस नोट को मैं समझाऊंगा। और अभी मेरे को ये रीजन ही बताना है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है, समझ लेंगे ध्यान से। तो अगर कभी 3x3 के मैट्रिक्स में आपको किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है तो समझते हैं। तो पहली बात, तो इसके कितने माइनर होंगे, नो एलिमेंट है तो नो ही माइनर होंगे, राइट है। हमने कहा कि माइनर बताओ m, सपोज दैट 1 3 का, 1 3 जो 1 3 पर जो एलिमेंट है उसका माइनर बताओ। तो 1 3 मतलब ये 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, तो जो बचा, तो जो बचा वो उसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं। एक्चुअल में रियलिटी क्या होती है कि इस एलिमेंट को, इस रो इस कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बच रहा है ना, इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट, राइट है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो दिखेगा उसका डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा, ये 1 की 1 में 1 और 2 8 16 इज इक्वल टू -15। तो 1 3 का माइनर क्या होगा, -15। मान लो इस वाले डिटर्मिनेंट में वही लिखा हुआ है, कोई कहे कि M32 बताओ, M32 यानी 3 रो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में पढ़ने वाले एलिमेंट का माइनर। तो थर्ड रो
सेकंड कॉलम, यानी कि ये वाला एलिमेंट, तो इसी रो को रखो, इसी कॉलम को, तो जो दिख रहा है ना उसका डिटर्मिनेंट 1 2 1 3, और ये सोल्व करके बैठेगा 1 3 3 और 1 2 2 इज इक्वल टू 1, राइट। तो 1 3 2 इज इक्वल टू 1, समझ में आ गई बात। तो अब बात को समझते हैं फिर से एक बार, पूरी कहानी को दोबारा समझते हैं एक बार और। माइनर इज ए नंबर, और कुछ कुछ बुक्स में ना क्या होता है कि कुछ लोग माइनर इज ए नंबर की जगह पर माइनर इज ए डिटर्मिनेंट भी लिखते हैं, माइनर इज ए डिटर्मिनेंट भी लिखते हैं। बात एक ही है, डिटर्मिनेंट भी एक नंबर ही होता है, ये समझाया था मैंने पहले आपको जब डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन समझाई थी कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट भी एक नंबर ही तो होता है। तो एक्चुअल में यहां भी यही कहानी थी, यहां भी यही कहानी थी कि जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, जो दिख रहा है ना इसका डिटर्मिनेंट, पूरी पूरी डेफिनेशन तो ये है एक्चुअल में, मॉडुलस नहीं है ये, इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट, और सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट तो सिंगल एलिमेंट खुद ही हो जाता है ना, ठीक। तो हम आगे से डायरेक्ट ये लिखा करेंगे, इस चीज को स्किप कर देंगे बीच में से। ऐसे ही 1 2 1 2 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो जो एलिमेंट बचा है अब उस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 4, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। मॉडुलस नहीं है ये, मॉडुलस नहीं है। तो माइनर इज ए नंबर कह लो, माइनर इज ए डिटर्मिनेंट कह लो, बात एक ही है। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा ना कि डिटर्मिनेंट क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर, भाई डिटर्मिनेंट तो है ये डिटर्मिनेंट तो है, इसका डिटर्मिनेंट भी तो एक नंबर ही तो होता है ना, राइट है। तो ध्यान रखना, माइनर इज ए नंबर कह सकते हैं, माइनर इज ए डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं। तो माइनर इज ए नंबर या फिर डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड विद ईच एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उस डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट के माइनर ऑब्टेन हो जाते हैं। उसी रो उसी कॉलम को डिलीट करके जो नंबर दिखेगा उस नंबर का डिटर्मिनेंट सोल्व कर देंगे, तो वो माइनस आने लगेंगे। ऐसे ही हमने 3/3 करके दिखाया, ठीक। अब बात आती है कि ये n ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार। देखो वैसे तो स्टैंडर्ड बेसिस पर हमेशा आपको 2/2 के या 3/3 के डिटर्मिनेंट ही मिलेंगे माइनर फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये बात ये लिखी है कि ये जो माइनर जो फाइंड होते हैं ना उसके लिए मैट्रिक्स या तो 2/2 का हो सकता है, लिखा है ना n का जो n जो है वो ऑर्डर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या तो 2 ऑर्डर का होगा, या तो डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का होगा, या फिर 2 से बड़े ऑर्डर का होगा, 4/4 का भी हो सकता है। 1/1 का नहीं हो पाएगा, 1/1 का नहीं हो पाएगा, राइट। अब सुनो मेरी बात, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, किसी n ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के जो माइनर होते हैं ना, इज ए डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट जो होता है वो भी ऑफ ऑर्डर n-1। ध्यान देना मेरी बात पे, जैसे कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये देखो 3 ऑर्डर का है, तो इसका जो इसके एलिमेंट के जो माइनर निकलेंगे वो 2 ऑर्डर के निकलेंगे। ध्यान समझना, इस वाले डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है, तो इसके एलिमेंट्स के जो माइनर्स आ रहे हैं वो किस ऑर्डर के आ रहे हैं, 2 ऑर्डर के। ध्यान से देखो 3/3 का है तो 2/2 का आया। ये कितने कितने ऑर्डर के डिटर्मिनेंट थे, ये 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट थे, तो इनके एलिमेंट्स का जो माइनर आया वो 1 ऑर्डर का आया। तो ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर कोई डिटर्मिनेंट n ऑर्डर का है तो उसके एलिमेंट्स के माइनर n-1 ऑर्डर के होंगे। समझ में आ गई बात। ये बात पूछी जाती है एमसीक्यू में कि अगर कोई डिटर्मिनेंट 4 ऑर्डर का है, 4/4 का है, तो उसके एलिमेंट्स के माइनर किस ऑर्डर के होंगे, 3 ऑर्डर के होंगे, 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स होंगे, सिंपल। तो अगर कोई डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का है, राइट है, तो उसके एलिमेंट्स के माइनर 2 ऑर्डर के होंगे। तो जितनी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसके एलिमेंट्स के माइनर उससे एक कम ऑर्डर के डिटर्मिनेंट होंगे। समझ में आ गई बात। तो इस पूरी जानकारी को नोट कर लेंगे बोर्ड पर से। फिर चलते हैं हम कोफैक्टर्स पर। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं समझते हैं, बहुत ध्यान समझेंगे। कोफैक्टर इज ए नंबर, कोफैक्टर भी एक नंबर होगा कोरस्पॉन्डिंग टू माइनर, एक माइनर से संबंधित एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं कोफैक्टर। कैसे फाइंड करेंगे समझते हैं इधर। तो ध्यान रखना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डिटरमिनेंट बनेगा उस डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट्स के जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर होते हैं और उतने ही कोफैक्टर होते हैं। अगर 2/2 का डिटरमिनेंट है तो 4 माइनर होंगे, 4 ही कोफैक्टर्स होंगे, क्योंकि जितने माइनर होते हैं उतने ही कोफैक्टर भी होते हैं। 3/3 का डिटरमिनेंट है तो 9 माइनर होंगे, 9 ही कोफैक्टर होंगे। तो सपोज करो कोई 3/3 का हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 2 1 4 3 5 6 1 7 4, ये मेरे पास 3/3 का एक क्या है
ये मेरे पास 3/3 का एक डिटरमिनेंट है और मेरे को इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कोफैक्टर जो होता है ना वो माइनर से रिलेटेड एक नंबर होता है। तो समझो ध्यान से बात को, मान लो हमने कहा माइनर फाइंड करो, पहले मैं आपको माइनर बता रहा हूं, माइनर फाइंड करो 1 2। तो माइनर 1 2 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसी रो को डिलीट कर दो और इस कॉलम को, तो क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ 3 6, डिटरमिनेंट ऑफ कितना 3 6 1 4। तो 3 4 जार 12, 6 1 जार 6, तो इज इक्वल टू 6। ये तो क्या हो गया माइनर। अगर मुझको इसी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना होगा, कोफैक्टर भी एलिमेंट्स के होते हैं, माइनर भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स के होते हैं, कोफैक्टर भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स के ही होते हैं। तो अगर मेरे को इसी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर को हम यूजुअली सी से डिनोट करते हैं, C12। हमारे बुक में कहीं कहीं ए से भी किया हुआ होगा, ए से भी करेंगे हम, कैपिटल ए से भी करेंगे। तो कोफैक्टर को हम सी से या ए से डिनोट कर देते हैं। तो जैसे कि माइनर को लिखते हैं M12, कोफैक्टर को लिखते हैं C12। और अगर मेरे को इसी एलिमेंट का, अगर मेरे को इसी एलिमेंट का, याद ध्यान सुनना, इसी एलिमेंट का 1 वाले एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो तरीका ये है कि डिटरमिनेंट तो यही लिखा जाएगा, डिटरमिनेंट तो यही लिखा जाएगा, बस इसके साथ मल्टीप्लाई में -1 की पावर, -1 की पावर इन दोनों का सम आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना, और कुछ चेंज नहीं करना। तो -1 की पावर इन दोनों का सम, तो मतलब क्या बना, -1 की पावर 3, और ये तो सोल्व करके 6 आ गया था, तो मतलब -6। तो इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो कितना होगा, -6। राइट है बात। अब बात को थोड़ा ध्यान से एक जनरल प्रोसेस में समझते हैं। क्या इस सारी कहानी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि अगर Cij है, अगर Cij फाइंड करना है, आयत रो एंड jth कॉलम के जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर करना है, तो वो होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। राइट है बात। ये बात आपको नोट करनी है समझते हुए, फीलिंग के साथ। अरे भी ध्यान से तो समझो ना, यहां भी तो यही था, यहां से देखो ध्यान से, क्या जो C12 है वो -1 की पावर 1 + 2 M12 नहीं है क्या, क्या क्या जो C12 है, क्या जो C12 है वो -1 की पावर 1 + 2 M12 नहीं है क्या। तो ये फॉर्मूला बन गया ना मेरे पास किसी भी कोफैक्टर को फाइंड करने का, कि जो Cij होगा वो -1 की पावर i प्लस j, -1 की पावर कितना i प्लस j, Mij हो जाएगा। तो कोफैक्टर में और माइनर में क्या रिलेशन है, समझ में आया। कोफैक्टर में और माइनर में रिलेशन क्या है, बात को समझ में आ गई। इतना नोट कर लेंगे, जरा कुछ और बातें ऑब्जर्व करते हैं, इतना पहले यहां से बातों को नोट कर लेंगे। चलो अब सुनो, अब सुनो, इसको यहां हटाता हूं। अगर एक और दिखाऊं फाइंड करके, अब एक और दिखाता हूं फाइंड करके। मान लो मेरे को C23 फाइंड करना है, C23 अपने को फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 3, और डिटरमिनेंट तो वही बनेगा, डिटरमिनेंट तो वही बनेगा कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 1 7, 2 1 1 7। तो देखो ये कितनी पावर बन जाएगी, 5 बन जाएगी ना पावर, 5 बन जाएगी ना पावर। तो माइनस और 2 1 1 7, तो -2 7 जा 14, 1 1 जा 1, तो कितना हो गया 13। ये इसका आंसर। तो कोफैक्टर समझ में आया कैसे फाइंड करते हैं। तो माइनस में और कोफैक्टर में सिर्फ यही फर्क है। तो कुल मिला के आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। देखो माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालने के कुछ डायरेक्ट मेथड्स भी हैं। कोई बच्चा देख रहा हो जो हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड से अलग बोर्ड में हो, तो क्योंकि मैं एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चीजों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। माइनस एंड कोफैक्टर निकालने का सिंपल सा तरीका भी है। मैं आपको ये बिना ये फॉर्मूले लिखवाए हुए ना, मैं आपको ऐसे भी कर सकता था कि भैया अल्टरनेटली याद रखना, अल्टरनेटली याद रखना और कर देना काम को, तो भी निकल सकते हैं माइनस का कोफैक्टर। बहुत इजी तरीका भी होता है एक। लेकिन क्योंकि सीबीएसई में जो एनसीईआरटी में जो बुक ये हम पढ़ रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मेरे को चीजों इस तरह करना मेरी मजबूरी है। कारण क्या है कि क्योंकि जो आपका पेपर आएगा वो तो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा ना, और उसमें सब चीजें दे रखी है। मान लो मैं आपको माइनर से कोफैक्टर निकालने डायरेक्ट बता दूं, ये ना बताऊं, और कल को असेसन रीजन या एमसीक्यू में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तुम तो कहोगे कि सर ने तो ये तरीका बताया था, हमको ये तो पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं
एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर काम नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। हाँ, ये तरीके से मैं सब बताऊंगा आपको जब मैं कंपटीशन की सीरीज स्टार्ट करूंगा ना, उसमें मैं माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालने के आपको 2-4 तरीके और भी बता दूंगा अलग से। फिलहाल हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो सिलेबस बुक में दिया हुआ है उन चीजों के आधार पर ही अपनी टॉपिक को कवर करके चल रहे हैं। तो फिलहाल तो आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालने का यही तरीका याद रखना है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को, राइट है। तो ये हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल जिसमें हम माइनर्स एंड कोफैक्टर को फाइंड करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और फिर हम एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे माइनर और कोफैक्टर के ऊपर, जिसमें आपको मैं एक चीज और भी फील कराऊंगा प्रॉपर्टी को समझाते हुए। तो पहले 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल 8 देखते हैं। न्यू बुक के हिसाब से पुरानी बुक में ये 19वां है, 19th इसका नंबर है, फिलहाल ये 8th एग्जाम्पल है। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। एलिमेंट जो 6 लिखा हुआ है, ये वाला 6, इसका माइनर फाइंड करना है, ओनली माइनर, ठीक। तो 3x3 का मैट्रिक्स है, निकलने को तो नो माइनर निकल सकते हैं, नो कोफैक्टर भी निकल सकते हैं, लेकिन हमको फाइंड करना है खाली 6 का माइनर, ठीक। तो हमारा क्या करना है, हमको 6 वाली रो 6 वाली कॉलम को ऐसे रख देंगे। तो माइनर ऑफ 6 कितना होगा यहाँ पर, माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इज इक्वल टू होगा, माइनर ऑफ 6 कितना होगा, और तो उसको अगर चाहो तो डिनोट करके लिख दो, दैट इज करके डिनोट कर दो किससे, एम सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि हम फाइंड कर रहे हैं M23, राइट है। तो M23 कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बचा हुआ 1 2 7 8, 1 2 7 8, तो 8 का मान 7 दूनी 14, तो 8 माइनस के 14 बराबर -6। तो 6 का जो माइनर है वो कितना है, -6। एलिमेंट 6 का माइनर -6, राइट होगी बात। चलो जी देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। इसमें कह रहा है कि फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। इस डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक। तो सुनो मेरी बात, क्या करना है आपको, माइनर्स बहुत ही इजी वे में बता समझाऊंगा आपको, इसी तरह फाइंड करना है, ठीक है। जब भी आप करोगे ना तो इस तरह भरना, देखो नीचे मत लिखना है, शुरू में इस तरह मत लिखना, M11 M12 बुक में दे रखा है ऐसे ही, M22 इस तरह मत लिखना। लिख के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे मैं आपको एक चीज और ऑब्जर्व करा के चलूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह मत लिखना। लिखने का तरीका हम ऐसा रखेंगे खाली, जैसे कि हमको 4 फाइंड करने हैं ना, तो M11 M12 आप इस तरह लिखना, एम मतलब जिस तरह से डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ना उसी तरह इसको लिखना। 2 रो 2 कॉलम है ना, तो तुम भी 2 रो 2 कॉलम बना के चलना। जब 3x3 का होगा ना, तो 3 पहली रो में 3, दूसरी रो में 3, तीसरी रो में 3, इस तरह से एक चीज मैं आपको ऑब्जर्व कराऊंगा, बस ये है, आगे चल के मतलब अभी नहीं ऑब्जर्व कराऊंगा। तो M11 कितना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इस वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट 4 का डिटर्मिनेंट 4, राइट होगी बात। ये वाला काम करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये गलत कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कितना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 यानी कि 3, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 यानी कि कितना 4, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2 मतलब -2, M22 फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 यानी कि 1। तो ये तो इसके माइनस आ गए, क्या आ गए, ये तो इसके माइनस। तो आप इसी तरह लिखना, अगर मैं M11 फिर उसके नीचे M12 उसके नीचे M21 लिख के भी कर सकता हूँ जैसे बुक में किया हुआ है, लेकिन उस तरह से मजा नहीं आएगा बात में, जो बात मुझे आपको समझानी है उसके लिए। तो ये तो हो गए माइनस। अब फाइंड करते हैं इसके कोफैक्टर्स, ठीक। तो कोफैक्टर्स को इधर फाइंड कर लेते हैं, कोफैक्टर्स को हम इधर फाइंड करेंगे, राइट होगी बात। सुनो जी क्या बताया था कोफैक्टर के लिए, C11 इज इक्वल टू -1 की पावर इन दोनों का प्लस 1 + 1 इंटू M11, ये फॉर्मूला था क्या, Cij का फॉर्मूला क्या था, 1 की पावर Cij का फॉर्मूला क्या था, -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij, यही तो था फॉर्मूला, ठीक है। और ऐसे ही C12 कितना होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, C21 कितना होगा, -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21,
और C 2 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 M 2 तो -1 की पावर इवन पावर मतलब -1 का चक्कर ही खत्म हो गया, सिर्फ क्या बच जाएगा प्लस M11 मतलब कि 3। तो इसका आंसर +3। ठीक है। ओड पावर है तो कितना होगा, ओड पावर है तो कितना होगा माइनस, और M12 कितना आया था 4, राइट है। M2 + 1 3, ओड पावर मतलब नेगेटिव आएगा तो 2 1 -2 + 2। ठीक है। और इवन पावर तो +2 2 तो मतलब 1 तो +1। तो ये चारों ही इसके क्या आ जाएंगे, ये चारों ही इसके क्या आ जाएंगे, ये चारों ही इसके क्या आ जाएंगे कोफैक्टर्स। तो माइनर फाइंड करना सिखा दिया, कोफैक्टर्स फाइंड करना सिखा दिया। आपको तो क्वेश्चन देखो ऐसे ही करना है, आपको क्वेश्चन ऐसे करना है। अब एक बात समझते हैं थोड़ी सी, पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो फिर बताऊंगा। चलो, बताना ये था सिर्फ कि कुछ बोर्ड्स में ना, कुछ बोर्ड्स में मतलब कुछ बुक्स में भी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से अलग अलग बात करूं, कुछ अलग किताबें अगर हैं तो उनमें कुछ लोग ना, कुछ टीचर्स भी कोफैक्टर्स को इस तरह भी समझाते हैं, और वो गलत भी नहीं है, वो सही भी है। क्या करना है बस, कि जो आपने माइनर फाइंड किए हैं पहले उन्हीं को लिख दो, जो आपने माइनर फाइंड करे हैं आप पहले उन्हीं को लिख दो, राइट है। अब बस ये देख लो कि अगर ये प्लस करके इवन आ रहा है तो प्लस, बाहर प्लस लगेगा, ओड आ रहा है तो माइनस लगेगा। 1 + 1 2, इवन है ना तो प्लस, 1 + 2 3, ओड है ना तो माइनस, 2 + 1 ओड है ना तो माइनस, 2 2 प्लस है तो 1। बात वही है, कुछ कुछ अलग नहीं किया, बात वही, बस बताने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। हमको करना है फॉर्मूले की हेल्प से, ये तरीका थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया। ठीक, कि माइनस को ही लिख दो, और जो इवन प्लेसेस पे है वो पॉजिटिव रहेंगे, जो ऑड प्लेसेस पे है वो नेगेटिव रहेंगे। आप ऐसे याद रख लो, आप ऐसे याद रख लो, आपको सब पता होना चाहिए। मेन ये वाला है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 10 न्यू बुक में है, पुराने में शायद 21 होगा। फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट A11 एंड A21। तो एलिमेंट A11 का माइनर और कोफैक्टर बताना है, और A21 का, A11 का और A21 का माइनर एंड कोफैक्टर बताना है, राइट है। A11 और A21 का, तो माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ A11, एलिमेंट जो A11 है उसका माइनर फाइंड करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो हाउ टू रिप्रेजेंट माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट A11, माइनर रिप्रेजेंटेड बाय M11 and cofactor represented by C11। In the sum books and the sum question, cofactor also represented by A11। क्लियर है। तो M11 C11, तो M11 तो कितना होगा, M11 कितना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये वाले का डिटर्मिनेंट मतलब A22 A23 A32 A33, और इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। तो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। अब C11 कितना होगा, -1 की पावर I + J इंटू M11। वो फैक्टर तो ऐसे निकल रहा है ना हमारे लिए, तो ये तो हो जाएगी इवन पावर, मतलब कि प्लस बन जाएगा, और M11 तो पीछे हमने फाइंड किया ही है। A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। तो ये तो निकल गया एलिमेंट A11 का माइनस एंड कोफैक्टर। ठीक, अब फाइंड करते हैं दूसरे एलिमेंट का, अब फाइंड करते हैं दूसरे एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट कितना 21, एलिमेंट 21 पे चलते हैं। तो M21, और फिर फाइंड करेंगे हम C21। तो M21 21, तो ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, 1 2 1 3 A12 A12 A13 A32 A33। जब क्रॉस करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो A12 की मल्टीप्लाई A33 में हो जाएगी, माइनस A13 की मल्टीप्लाई A32 में।
तो ये तो हो गया इसका माइनर। एंड को फैक्टर की अगर बात करें तो -1 की पावर i प्लस जे इंटू M21, और i प्लस जे यहाँ पे कौन होगा, i प्लस जे यहाँ पे कौन हो जाएगा 2 + 1, तो -1 की पावर 3 इंटू ये वाली वैल्यू A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32, तो माइनस साइन जाएगा यहाँ से अंदर पहुंचेगा तो इसको उल्टा कर देगा, A13 A32 A12 A33, और यही क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब ये हमारे एग्जांपल पूरे हो गए, एक एग्जांपल रह गया है, उससे पहले एक प्रॉपर्टी समझते हैं, उस प्रॉपर्टी के बाद में एग्जांपल नंबर 11 करते हैं। तो देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कंपटीशन वाले क्वेश्चन को सोल्व करने में भी हेल्प करती है कई बार, और हमारी बुक में एक्सरसाइज में इस तरह के एक दो एमसीक्यूज भी आएंगे। ठीक, एक बात बताओ, सबसे पहले 4.1 में जब हमने डिटरमिनेंट को सोल्व करना सीखा था ना, तो मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट को सोल्व करने के कई मेथड होते हैं, बट हमारे सिलेबस में ओनली एक मेथड था, एक्सपेंशन मेथड, और हमने अब तक सारे क्वेश्चन एक्सपेंशन मेथड से ही किए हैं। इसके अलावा कंपटीशन में जब हम जाएंगे तो मैं आपको सेल्स डायग्राम भी बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हमारे सिलेबस से डिलीट हो ही गया है, उसके भी हम क्वेश्चन कर सकते थे वैसे तो, कई सारे तरीके होते हैं, तो उनमें से एक तरीका जो अब इस प्रॉपर्टी में आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब तक हमारे पास किसी डिटरमिनेंट को सोल्व करने का जो मेथड था वो था एक्सपेंशन मेथड, याद है ना, 4.1 में सीखा था हमने, और उस वक्त मैंने आपको चार्ज बताए थे कुछ, मैंने आपको बताया था कि ऐसे याद रखना कि अगर कोई 3/3 का डिटरमिनेंट है ABCDEFPQR, तो जो डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट पड़ेंगे उन पर प्लस चार्ज होता है, और जो बाकी के जो एलिमेंट होते हैं उन पर माइनस चार्ज होता है, याद है क्या ये बात। और मैंने उस टाइम पर बताया भी था कि मैं इसको 4.3 के इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा और बात को क्लियर करूंगा, तो अब वक्त आ गया है कि क्यों क्यों इन एलिमेंट पर ये वाले चार्ज लगे हुए हैं, समझते हैं थोड़ा सा। तो एक्सपेंशन मेथड को भी प्रूफ करके दिखाऊंगा यहीं पे भी, इसकी हेल्प से समझते हैं। अब तक डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक्सपेंशन मेथड था, अब एक मेथड और बनेगा, आप समझो। करना क्या है, यहां से कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम को चूज कर लो, राइट, चूज एनी रो और कॉलम। ये मैं क्या बता रहा हूं, डिटरमिनेंट को सोल्व करने का एक दूसरा मेथड, चूज एनी रो या फिर कॉलम, किसी भी एक रो को और या किसी भी एक कॉलम को चूज कर लो, किसी भी एक रो को और किसी भी एक कॉलम को चूज कर लो। ठीक, एक बच्चे ने कहा सर हमने तो कॉलम 3 चूज करा, उसके आप एलिमेंट लिख लेना है ना, एलिमेंट ऑफ कॉलम 3, जिस भी रो को या जिस भी कॉलम को चूज कर रहे हो उसके एलिमेंट्स लिख लेना एक तरफ कागज पे। तो कॉलम 3 लिया आपने, तो कॉलम 3 के एलिमेंट लिख दो, A13, राइट है, A23, A33। अब मैं कह रहा हूं कि जो आपने कॉलम लिया है ना 3, इसी कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर लेना, इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर। तो क्या लिखोगे अब, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C3 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर भी अब इन्हीं एलिमेंट्स के लिए ना, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा C13, और इसका कोफैक्टर क्या होगा C23, और इसका कोफैक्टर क्या होगा C33, राइट है बात, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। मैंने क्या कहा, कोई भी एक रो ले लेना, कोई भी एक कॉलम ले लेना, क्लियर है बात, और उसी जिस कॉलम के आपने एलिमेंट्स लिए हैं उसी एलिमेंट्स के, उन्हीं कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर ले लेना। अब मैं कह रहा हूं कि इनकी मल्टीप्लाई करना, कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, A13 की मल्टीप्लाई करना C13 में, इन दोनों की भी कर देना, A23 की मल्टीप्लाई कर देना C23 में, इन दोनों की भी कर देना, A33 की मल्टीप्लाई कर देना C33 में। इस वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसी के कोफैक्टर में करी है, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसी के कोफैक्टर में करी है, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसी को फैक्टर में करिए, और अब इनको ऐड कर देना, और ऐड करके पता आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिल जाएगी आपको, यही आपका डेल्टा होगा, राइट है बात, यही आपका डेल्टा होगा। तो ये प्रॉपर्टी बतानी थी कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को चूज करेंगे, उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट्स करके उनको ऐड कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा की, राइट होगी बात, बहुत ध्यान से इसको याद रखना। और सुनो, कोई बच्चा कहता है कि सर हम तो रो लेंगे, बिल्कुल लो, बिल्कुल लो, और इसको फर्स्ट मान लेते हैं ना, फर्स्ट सेकंड। कोई कह रहा है कि रो ले लो, और सर हम तो रो 2 लेंगे, बिल्कुल लो, रो 2 ले लो। तो क्या करना है, पहले क्या लिखना है, एलिमेंट्स ऑफ रो 2, एलिमेंट्स ऑफ क्या लिख देना, रो 2,
तो रो 2 के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, रो 2 के एलिमेंट्स है A21, A22 और A23। क्लियर है। अब इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिखना, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो 2। इसका क्या होगा कोफैक्टर C21, इसका कोफैक्टर C22, इसका कोफैक्टर क्या होगा C23। अब इसकी मल्टीप्लाई करना, A21 की C21 में, A22 की C22 में, A23 की C23 में, और इनको प्लस कर देना। तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी डेल्टा की। राइट है बात। तो ध्यान रखना, किसी भी एक रो को चूज करो या किसी भी एक कॉलम को चूज करो और उन्हीं की क्या कर दो आपस में, उन्हीं की क्या कर दोगे आपस में, कोरस्पॉन्डिंग की मल्टीप्लाई करते हुए उनको ऐड कर दोगे। ठीक, तो यहां से अगर मैं इस बात को एक नोट के रूप में आपको लिखवाने की कोशिश करूं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख दो क्या था साइड में, नोट बना के कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स तो है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का सम है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कितना कोफैक्टर्स ऑफ सेम रो या कॉलम, ऑफ सेम रो या कॉलम गिव्स वैल्यू ऑफ डेल्टा, गिव्स क्या देगा ये हमको, गिव्स वैल्यू ऑफ डेल्टा। समझ में आई बात। सम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, किसकी प्रोडक्ट है, एलिमेंट और कोफैक्टर की, सेम रो के, सेम कॉलम के, एलिमेंट और कोफैक्टर की, एलिमेंट और कोफैक्टर की, उनका सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर ऑफ सेम रो और कॉलम विल गिव द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो ये प्रॉपर्टी सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लेंगे। एक चीज और समझानी है, उसको भी देखेंगे अभी, इसको नोट कर लेंगे पहले। चलो जी, अब क्या हुआ, अगर मान लो, इसको मैं रब कर रहा हूं ऐसे अभी, मान लो कोई बच्चा ऐसा करता है कि जिस रो के एलिमेंट्स लिए हैं ना कोफैक्टर, मगर किसी और रो के लेना चाहता है वो। सुनो मेरी बात, अगर आपने चूज करी एनी रो, हमने कहा एलिमेंट्स ऑफ रो 2, हमने क्या कहा एलिमेंट्स ऑफ रो 2, तो रो 2 के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, A21, A22, A23। और अब कोफैक्टर्स किसी और रो के लेते हैं हम, या तो रो 1 के लेते हैं मान लो कोफैक्टर्स, या फिर रो 3 के लेते हैं कोफैक्टर्स। बट इस बार हमने कोफैक्टर सेम एलिमेंट्स के नहीं लिए, बट कोफैक्टर्स हम ले रहे हैं रो 3 के या रो 1 के। मैंने कहा रो 1 के ले रहे हैं, कोफैक्टर्स ऑफ रो 1। तो रो 1 के कोफैक्टर क्या होंगे, C11, ध्यान देना, रो 1 के C12, C13। और अगर इनकी मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर दूं, अगर A21 की मल्टीप्लाई C11 में प्लस A22 की मल्टीप्लाई C12 में और A23 की मल्टीप्लाई C13 में, तो क्या होगा, तो वैल्यू 0 होगी। ये प्रॉपर्टी याद रखो। तो जब सेम रो के एलिमेंट और सेम ही कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की। लेकिन अगर एलिमेंट किसी और रो के हैं और कोफैक्टर किसी और रो के हैं, उनमें ये मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो वैल्यू 0 आएगी। यही बात कॉलम में भी है, यही बात कॉलम में भी है आल्सो। अगर कोई बच्चा एलिमेंट्स तो लेता है को किसी एक कॉलम, मान लो कॉलम 1 के ले लिया हमने, एलिमेंट्स तो लिए हमने कॉलम 1 के, एलिमेंट्स तो लिए हमने कॉलम 1 के, A11, A21, A31, और कोफैक्टर लिए हमने किसी और कॉलम के, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3। कोफैक्टर लेते हैं हम कॉलम 3 के, क्या क्या लेते हैं, मान लो C13, C23, C13, C23, C33। और अब इनको अगर हम ऐड कर दें, A11 की मल्टीप्लाई C13 में करके, A21 की मल्टीप्लाई C23 में करके, A31 की मल्टीप्लाई C33 में करके, तो वैल्यू 0 आएगी। समझ में आ रही है बात, कुछ समझ में आ रहा है क्या, या ऊपर ये सब बातें ऊपर से जा रही है। अगर हम, तो रिजल्ट क्या बन के आया कि इफ
सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिफरेंट रो या कॉलम, अलग अलग रो के एलिमेंट और को फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। लेकिन याद रखना, रो के एलिमेंट्स को रो के कोफैक्टर के साथ ही लेना है, कॉलम के एलिमेंट्स को कॉलम के कोफैक्टर के साथ ही लेना है। रो को कॉलम में मिक्स नहीं करना कि एलिमेंट्स तो रो के लिए हैं और कोफैक्टर्स कॉलम के लिए, या एलिमेंट्स तो कॉलम के लिए और कोफैक्टर रो के लिए, ऐसा नहीं करना कभी भी। बस दो बातें याद रखनी है, अगर सेम रो के एलिमेंट और सेम रो के कोफैक्टर है तो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की। ऐसे ही सेम कॉलम के एलिमेंट्स हैं और सेम कॉलम के ही कोफैक्टर्स हैं तो भी वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की। लेकिन अगर एलिमेंट्स तो रो 1 के हैं और कोफैक्टर किसी और रो के हैं तो वैल्यू 0 आएगी। ऐसे ही एलिमेंट्स तो किसी एक कॉलम के हैं और कोफैक्टर दूसरे कॉलम के हैं तो वैल्यू 0 आएगी। रो को कॉलम में नहीं घुसेड़ना बीच में, राइट है बात। तो लिख दू यहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, sum of products of elements and cofactors of same same नहीं different cofactors of different row। अगर हम different row के लेते हैं, of different row या column, different row या column will give value 0, will gives वैल्यू 0। तो ऐसा करने पर हमको वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। ठीक, इस सारी कहानी को नोट करेंगे। एक चीज और समझाता हूं बस, फिर देखते हैं लास्ट का एग्जांपल। तो वो चीज ये है कि 4.1 में जब मैंने आपको डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करना सिखाया था, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके मैंने आपको डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करके सोल्व करना सिखाया था, उस चीज को एक बार वापस जाते हैं वहीं पर। ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इसको हमको सोल्व करना है अपने पुराने वाले मेथड से, राइट है। तो मैंने बताया था कि अगर मैं रो 1 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड करूं, एक्सपेंड अलोंग रो 1, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं किसके रेस्पेक्ट में? अलोंग रो 1 के रेस्पेक्ट में, राइट है। तो इसके चार्जेस थे प्लस माइनस प्लस, और उस टाइम ये समझाया था कि डेल्टा की वैल्यू होगी A11 इंटू इसी रो को डिलीट करो, इसी कॉलम को डिलीट करो, और जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट। तो क्या आएगा? A22, A23, A32, A33, राइट है। माइनस A12 अब इसी रो को डिलीट करो, इसी कॉलम को करो, अब क्या बचेगा? A21, A23, A31, क्या था ये वाली रो, ये वाला कॉलम A33, राइट है, प्लस A13 के बाद ये वाली रो, यही वाली कॉलम, तो बचेगा A21, A22, A31, A32। ये हमने सीखा था, कब सीखा था हमने? 4.1 में, किसी भी 3/3 डिटरमिनेंट को सोल्व करने का मेथड, ये हमने पहले कर चुके हैं। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है कि डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, कि जिस रो के एलिमेंट ले रहे हो ना, जिस रो के एलिमेंट ले रहे हो उसी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर की कोरस्पॉन्डिंग में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। ये समझाया है ना। मान लो मैंने रो 1 के एलिमेंट ले लिए, A11, A12, A13, तो इन्हीं के कोफैक्टर्स क्या होंगे? A11 का कोफैक्टर होगा C11, A12 का कोफैक्टर होगा C12, A13 का कोफैक्टर क्या होगा? C13, और इसको मैं ऐड करूंगा। ये वैल्यू बताइए ना अभी डेल्टा की प्रॉपर्टी में। अब मैं इसको बता दो, A11, C11 हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बताया कोई बच्चा? C11 फाइंड होता है -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, राइट है। A12 लिखो। C12 कैसे फाइंड होता है भैया? -1 की पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2, क्लियर है। A13 C13 कैसे फाइंड होता है? -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, ठीक है। तो A11 तो -1 की पावर E1, तो क्या बनेगा? प्लस, इसीलिए प्लस चार्ज देते थे, याद करो क्यों लिखवाया था प्लस चार्ज, इसलिए प्लस चार्ज लिखवाया था, इंटू M11। A12
A12 -1 की पावर ओड नंबर, तो माइनस निकल के आएगा ना बाहर, माइनस आएगा ना बाहर, इसीलिए इस वाले एलिमेंट पर -4 लिखा है मैंने आपको, किया रख लो, उस टाइम समझाया था, ये इसका प्रूफ बता रहा हूं करके। A13 पावर इवन बन गई तो प्लस आ जाएगा M13, ठीक, क्लियर है, इसीलिए इस पे क्या था, प्लस चार्ज। तो A11, अब कोई बच्चा बताएगा क्या M11 क्या होता है? M11 इस वाले एलिमेंट का माइनर, इसी रो को देखो, इसी कॉलम को देखो, देखो ये निकल के आएगा जो यहाँ लिखा हुआ था, जो यहाँ लिखा था ये माइनर तो लिखा हुआ है भाई, A22 A23 A32 A33 माइनस A12, M12 क्या होगा, इस वाले एलिमेंट का माइनर, इस रो को देखो, इस कॉलम को देखो, तो A21 क्या होगा, A21 A23 A31 A33 प्लस A13, M13 कितना होगा, इसी रो को देखो, इसी कॉलम को देखो, तो A21 A22 A कितना 31 A32, देखो ये वैल्यू आ गई क्या डेल्टा की, जो ऊपर लिखवाई थी, तो वहां पर मैंने इसी वैल्यू को एक्चुअल में यहीं से वहां पर गया था टॉपिक उठ के, यहीं से हमने वो चीज याद करी थी, तो एक्चुअल में जो मेन जो रीजन है, मेन जो प्रूफ है वो ये वाला है, वहां पर मैंने आपको सिर्फ याद करना बताया था, दोनों बातें एक ही है वैसे, तो इस वाले ऐसे करो, चाहे प्रॉपर्टी यूज करते हो करो, बात एक ही है, ठीक। तो ये मैंने आपको 4.3 में 4.1 का भी प्रूफ करवा दिया तरीके से, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से याद रखना। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल, जो इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 11। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 11 की, पुरानी बुक में एग्जांपल 22 है ये वाला, ठीक है। फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है और कोफैक्टर भी फाइंड करना है। फिर आगे वो कुछ प्रूफ करने के लिए कह रहा है, वो प्रूफ वही लिखा हुआ है जो मैंने समझाया था आपको, आप प्रॉपर्टी बताइए ना मैंने, कि अगर एक रो के एलिमेंट लेंगे और किसी और रो के अगर कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके ऐड करते जीरो आएगा, उस बात को वेरीफाई करना है इधर, ठीक। तो दो स्टेप का सवाल है, बड़ा क्वेश्चन है, पहले माइनर फाइंड करना है, फिर कोफैक्टर्स फाइंड करना है, और फिर वो वेरिफिकेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड माइनस ऑफ ईच एलिमेंट। देखते हैं माइनस, राइट है, बहुत ध्यान से समझना, माइनस हमेशा ऐसे लिखना, M11 M12 M13, ठीक, M21 M22 M23 M31 M32 M33। तो M11 कैसे करेंगे, पहली रो पहला कॉलम और बचे हुए का डिटर्मिनेंट 0 4 5 -7, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 4 1 -7, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 0 1 5। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है ना, तो उसको बता दूं, माइनर मतलब होता है सहखंड और कोफैक्टर मतलब होता है सहखंडज, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, अगर कोई यूपी बोर्ड का या फिर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है ना, हिंदी मीडियम का, तो माइनर बोलते हैं उपसारणिक, माइनर को बोलते हैं उपसारणिक, और कोफैक्टर को बोलते हैं सहखंड। हिंदी मीडियम वालों की बता दिया है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट को क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, सारणिक, तो माइनर को बोलते हैं उपसारणिक और कोफैक्टर को बोलते हैं सहखंड, सहखंडज तो एडजॉइंट को बोलते हैं, ठीक है। तो M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये 5 -7, इसको सोल्व करेंगे अभी हम। 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 5 1 और माइनस के कितना 7, M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 -3 1 5, 2 -3 1 5, M31 M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 5 0 4, M32 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 5 6 4, M33 M कितना 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2
-360, राइट है। अब सोल्व कर दो इनको क्रॉस करते हुए। 2/2 का डिटरमिनेंट तो सबको सोल्व करना आता होगा। 2/2 का 0 माइनस के 20, चलो जी ये कितना होगा 46, तो माइनस के 42 माइनस के 4 तो माइनस के 46, राइट है। 6×5 = 30 और ये 0 तो 30, प्लस के 21 माइनस के 25, 21 माइनस के 25 तो माइनस के 4, -14 -5 माइनस के 19, 10 + 3 13। 2/2 का डिटरमिनेंट सोल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2/2 का डिटरमिनेंट सोल्व करना सबको आता होगा। माइनस के 12 -0, माइनस के 12 -0, 2 चौक 8 माइनस के 30, 8 - 30 - 22, 0 -18 तो +18, तो ये तो हो जाएंगे मेरे पास माइनस। ये तो हमारे पास में इसके क्या हो गया, माइनस आ गए, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं इन सभी के कोफैक्टर्स। अब सुनो, कोफैक्टर्स को फाइंड करने का जो मेन तरीका है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट में करना, टाइम बचेगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट के लिए फॉर्मूला लिख देना ऐसा करके कि वी नो दैट, कि हमको पता है, वी नो दैट कि फॉर्मूला क्या होता है, Cij को ऑब्टेन करने का फॉर्मूला है -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू कितना Mij। ये फॉर्मूला लिखना पहले आप, मैं आपको टाइम बचाने की ट्रिक बता रहा हूँ, नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे नंबर। Cij = ये फॉर्मूला लिख देना। अब लिखना इधर कोफैक्टर C11। अच्छा एक मिनट, इसमें ना कोफैक्टर्स को ए से डिनोट किया हुआ है, जो आगे उसने वेरिफिकेशन मांगा है ना हमसे, वेरिफिकेशन, तो मैं भी ए से डिनोट कर रहा हूँ। वैसे यूजुअली सी से करते हैं, मगर ए से कर रहा हूँ। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। वैसे जो तरीका है, जो कायदा है, कायदा तो ये कहता है कि आप पहले ऐसे लिखो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, कायदा तो ये। और अब ये बन जाएगा इवन, और M11 की वैल्यू पीछे आ चुकी है -20, तो प्लस तो ये बनेगा, प्लस माइनस को छोड़ दो -20, तो ये हमारा पहला कोफैक्टर निकल के आ गया। क्लियर है। लेकिन थोड़ा टाइम बचाने के लिए बता रहा हूं क्या करना, फॉर्मूला में लिख दिया ना, अब सिंपल करना। अच्छा यहाँ भी ए लिख दो, है ना, सिंपल करना बिल्कुल, कि जो वैल्यूज आई है ना पहले आप वो लिख देना, जो वैल्यूज आई है पहले आप वो लिख देना, जो वैल्यूज माइनस की आई है ना पहले वो लिख देना। क्या लिख देना मतलब, -20 -46 30, -4 -19 13, -12 -22 18। पहले आप माइनस वाली वैल्यू लिख देना। अब अगर ये चीज ओड है तो बाहर माइनस लगा देना, अगर इवन है तो बस ऐसे रखना, क्योंकि इवन तो प्लस बनता है, तो 1 + 1 2, 2 का मतलब इवन, मतलब प्लस रहेगा। इससे भी छोटा बताऊं, अल्टरनेटली चलना, अल्टरनेटली एक के बाद अगला, ये तो पता ही है ना आपको, चिन्ह परिपाटी तो पता ही है, ये सब समझाया मैंने चार्जेस, तो उस चार्ज के हिसाब से चलो। पहला प्लस का, अगला माइनस का होगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 46, प्लस का बन जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बन गई, कोफैक्टर्स फाइंड होगी, डैट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आपके पास अगर टाइम है पेपर में तो आप पूरा लिख के करना, जैसे मैंने अभी अभी आपको A11 ऑब्टेन दिखाया था करके, पहले A11 को ऐसे लिखो, इंटू M11 लिखो, इसकी पावर 2 करके दिखाओ, M11 कितना आया था, -20 आया था जी, फिर ऐसे करो। क्यों चक्कर में पड़ना, क्यों चक्कर में पड़ना, डैट करना, पहले माइनस की वैल्यूज जो कि तू यहाँ पर कॉपी मार देना एकदम उठा करके, और पहला प्लस का, चाहे ऐसा कर लेना चाहे ऐसे कर लेना, तुम्हारी इच्छा है, प्लस का माइनस का, साइन चेंज कर दिया मैंने, प्लस का माइनस का, तो जो वैल्यू आई है तो अल्टरनेटली एक के बाद एक प्लस से शुरू करनी है, एक को ड्रॉप करते हुए प्लस की रहेंगी और बीच वाली माइनस की रहेंगी। इस तरह आप इनको फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट, चाहे पूरा लेंथी वाला प्रोसेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो 2 स्टेप तो क्वेश्चन की पूरी होगी। तीसरा कुछ वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है वो, वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको अभी प्रूफ करवाई थी। तो जो वेरिफिकेशन मांग रहा है ना, वहां से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एक बार, A11 इंटू A31
प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33। देखो साफ दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो ये पहला वाला अक्षर होता है ना, पहले वाला अक्षर ये रो का होता है, तो जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट रो के हैं, मगर जो कोफैक्टर्स हैं वो थर्ड रो के हैं। दिख रहा है ना साफ साफ, एलिमेंट्स रो 1 के हैं, कोफैक्टर्स थर्ड रो के हैं, तो 0 आएगा प्रॉपर्टी से। हमको वेरीफाई करना है, तो A11 ये तो हो गया A11 इंटू A31 ये आया इधर माइनस के 12 प्लस A12 ये तो हो गया A12, मल्टीप्लाई करनी है A32 से, वो आया था प्लस के 22। A13 ये तो रहा A13 और A33 आया था 18, तो माइनस के 24 माइनस के 66, 18 पंजे 90, तो 66 और 24 90, और 90 देखो 0 आ गया, तो प्रॉपर्टी वेरीफाई भी हो गई, आपको प्रॉपर्टी का सबूत भी मिल गया, आपको यकीन भी आ गया होगा कि हाँ ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? तो हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट है, और कोई एग्जाम्पल तो नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वो बहुत ही अच्छी टॉपिक था ये वाला, कोफैक्टर्स माइनस का, जो कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत अच्छे से इन सब चीजों को पढ़ना, एक्सरसाइज में मिलते हैं। जैसा भी इस वीडियो के बारे में फील किया है कमेंट करके जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 सॉल्यूशन में।